हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल पार्ट 1। इससे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के फर्स्ट 2 चैप्टर्स में हमने किया। फर्स्ट चैप्टर में किया हमने मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट। सेकेंड चैप्टर में हमने किया था कॉस्ट कंसेप्ट एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर मटेरियल का। मटेरियल क्या होता है? देखो, जब भी किसी गुड्स को या किसी सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी किसी भी वस्तु और सेवा का हम उत्पादन करते हैं, तो उसमें मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है उसका 50%, उसका कितना, लगभग 50% या 50% से भी ज्यादा समटाइम क्या होता है, उसकी कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने एक टेबल बनवाई, लकड़ी की आपने टेबल बनवाई, उस टेबल की जितनी भी कॉस्ट आई उसमें कम से कम 50% या 50% से भी ज्यादा आपका वुड का या लकड़ी का जो लागत है वो आएगी। यदि हम मटेरियल की परचेज को, उसकी स्टोरेज को, यदि उसकी इशू को हम अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, उसको अच्छे से हम मैनेज नहीं करते, तो हमारी जो गुड्स हमने प्रोड्यूस की, यानी जिस वस्तु का हमने उत्पादन किया, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी उससे प्रभावित होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन मटेरियल की प्रॉपर मैनेज करना है, मटेरियल की प्रॉपर प्रबंध करना है। मटेरियल का प्रॉपर प्रबंध करने के लिए क्या किया जाता है, जो बड़े बड़े कंसर्न होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो एक अलग से स्टोर डिपार्टमेंट बना लेते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट क्या होता है? स्टोर डिपार्टमेंट में जितनी भी तरह का डिपार्टमेंट में या जितनी भी तरह का बिजनेस में मटेरियल आया, वो सारा का सारा मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर करके रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा स्टोर डिपार्टमेंट में जितना भी सामान हमने खरीदा और उसे स्टोर में रख दिया, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। रिकॉर्ड मेंटेन करने के साथ साथ सामान को इस ढंग से स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो और उसकी चोरी वगैरह का भी कोई डर ना रहे। तो मटेरियल कंट्रोल क्या हुआ? मटेरियल कंट्रोल एक प्रोसेस है। मटेरियल कंट्रोल क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल की अकाउंटिंग करते हैं, यानी जितना भी मटेरियल हमने, जितना भी सामान हमने फैक्ट्री के लिए परचेज किया, उसको हम प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं, उसको पूरा कंट्रोल करके रखते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है फैक्ट्री में वो बिना रुके चलती रहे, अनइंटरप्टेड चलती रहे, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यानी मटेरियल जो हमने खरीदा उसको संभालने की, उसको खरीदने का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या होता है कि जब जब प्रोडक्शन पे जिस जिस तरह के मटेरियल की जरूरत है, देखो हमारे प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इससे क्या होगा, जब भी हम किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो हमें कुछ मटेरियल चाहिए होंगे, अलग अलग तरह के उसको मटेरियल चाहिए होंगे उसको बनाने के लिए। वो मटेरियल यदि हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन रुक जाएगी। प्रोडक्शन रुक जाएगी तो टाइम की वेस्टेज होगी। वर्कर्स जो आए बैठे हैं काम करने के लिए, उनको हमें वेजेस तो देनी ही पड़ेंगी, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे। इसके अलावा जो ऑर्डर हमें मिले हुए थे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और उनकी सेल के लिए, उन ऑर्डर्स को भी हम सही समय पे पूरा नहीं कर पाएंगे यदि प्रोडक्शन रुक गई तो। कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या है कि मटेरियल को इस ढंग से मैनेज करना कि जब जब प्रोडक्शन के लिए जिस जिस तरह के रॉ मटेरियल की जरूरत है वो सही समय पे अवेलेबल हो जाए। यदि मटेरियल कंट्रोल का प्रॉपर सिस्टम लागू किया गया है बिजनेस के अंदर, तो सही समय पे सही तरह का मटेरियल सही जगह पे अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है मिनिमम कॉस्ट ऑफ परचेज। मिनिमम कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है कि जब भी रॉ मटेरियल परचेज किया जाए, इस ढंग से परचेज किया जाए कि परचेज या क्रय की लागत कम से कम हो। मटेरियल कंट्रोल की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। थर्ड है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि यदि हम बल्क परचेज कर लेते हैं, यानी ज्यादा सामान परचेज कर लेते हैं एक समय में, बल्क परचेज करने के हमें बेनिफिट मिलते हैं। क्या बेनिफिट मिलते हैं? ज्यादा सामान, लार्ज क्वांटिटी में हम सामान परचेज करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। वो डिस्काउंट हमारा
यूजलेस है यदि जो सामान हमने ज़्यादा परचेज किया उसको हमने सही ढंग से संभाल के नहीं रखा, तो वो जो डिस्काउंट हमें मिला वो सेट ऑफ हो जाएगा उस नुकसान से जो मटेरियल की स्पॉइलेज से होगा। सेकंड क्या है कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी यदि हमने लार्ज क्वांटिटी में सामान परचेज कर लिया। लार्ज क्वांटिटी में सामान परचेज करने से हमें डिस्काउंट तो मिलेगा, लेकिन लॉस क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी, लेकिन हमने जरूरत से कम मटेरियल मंगवा के रखा, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है प्रोडक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत हो और हमें वो अवेलेबल ना हो, हमारे पास मटेरियल खत्म हो गया हो और वो हमारे पास अवेलेबल ना हो। तो हम क्या करेंगे, हम इतना सामान मंगाएंगे कि ना तो प्रोडक्शन के काम में किसी तरह से रुकावट आए, ना ही हमारा फालतू पैसा मटेरियल में फंसा रहे। ठीक है, इसके लिए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट करेंगे, जिसे हम आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जितना ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तो जो हमारी कॉस्ट आएगी मटेरियल की वो हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी। नेक्स्ट है मटेरियल कंट्रोल का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉइलेज। स्पॉइलेज क्या होता है, खराब हो जाना सामान का। मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉइलेज में क्या है, यदि मटेरियल पे हम प्रॉपर कंट्रोल रखते हैं तो सामान खराब नहीं होता। सामान खराब नहीं होता यानी सामान उतना ही परचेज किया जाएगा कि उसकी स्पॉइलेज ना हो। फिर भी यदि हमारे पास कोई ऐसा सामान पड़ा है, ऐसा मटेरियल पड़ा है जो कि जल्दी स्पॉइल हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे प्रोडक्शन पे पहले यूज कर लिया जाए, ताकि उसको खराब होने से पहले ही हम उसे इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट है नो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंसिस। ऑब्सोलेंसिस क्या होता है, अप्रचलित हो जाना। सामान पड़ा पड़ा आउट ऑफ फैशन हो जाता है, अप्रचलित हो जाता है, तो भी क्या होगा, वो वेस्टेज होगी, यानी उसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, मटेरियल कंट्रोल या कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारी टेक्निक्स हैं मटेरियल को इशू करने के लिए। मटेरियल इशू कहाँ से होगा, देखो सबसे पहले जब हम मटेरियल परचेज करते हैं, मटेरियल परचेज करने के बाद उसे हम स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर करके रख देंगे। फिर जब जब प्रोडक्शन के लिए जिस जिस तरह के मटेरियल की जरूरत होगी वो मटेरियल प्रोडक्शन पे इशू कर दिया जाएगा। प्रोडक्शन पे स्टोर रूम से प्रोडक्शन के लिए जब मटेरियल इशू किया जाता है उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उसकी एक टेक्निक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक में क्या किया जाता है, जो सामान पहले खरीदा गया है उसे प्रोडक्शन पे पहले इशू किया जाएगा। यानी जो सामान हमने पहले परचेज किया, स्टोर रूम में पहले आया, फर्स्ट इन, जो सामान स्टोर रूम में पहले आया, फर्स्ट आउट, उसे प्रोडक्शन पे पहले यूज किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, मटेरियल पुराना सामान स्टोर रूम में बचा ही नहीं रहेगा। वो बचा नहीं रहेगा तो उसके ऑब्सोलेंसिस के या अप्रचलित होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। जो स्टोर कीपर है, जितना भी सामान परचेज किया जाता है या फैक्ट्री में आता है वो सारा का सारा कहाँ रख दिया जाता है, स्टोर रूम में स्टोर करके रख दिया जाता है। स्टोर कीपर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। वो ये मेंटेन करके रखता है कि कौन कौन सा सामान उसने कौन कौन सी डेट को रिसीव किया, कौन कौन सी डेट को उसने सामान को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इशू किया और किस किस सामान का कितना कितना बैलेंस उसके पास अवेलेबल है, कौन सा सामान है जो खत्म होने वाला है जिसे हमें दोबारा से मंगवा लेना चाहिए, ऐसा कौन सा सामान है जो अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच चुका है, हर सामान का मैक्सिमम लेवल कितना है, क्या कोई सामान ऐसा भी है जो डेंजर लेवल पे पहुंच चुका है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मटेरियल के रिगार्डिंग, यदि मटेरियल कंट्रोल का प्रॉपर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मटेरियल के रिगार्डिंग सही समय पे स्टोर रूम से मिल जाएगी। लास्ट है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक लेवल्स। अब स्टॉक लेवल्स क्या होते हैं, स्टॉक के बहुत सारे लेवल होते हैं, जैसे है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या होगा कि हमारे पास इतना कम से कम मटेरियल हमेशा स्टोर रूम में अवेलेबल होना चाहिए, यानी जितना
कम से कम इतना मटेरियल, इस लेवल तक का मटेरियल हमारे पास स्टोर रूम में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या होगा कि इससे ज्यादा सामान हम अपने स्टोर रूम में किसी भी मटेरियल का स्टोर करके नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होगा, यदि सामान या मटेरियल यूज होता होता इस लेवल तक पहुंच गया तो हो सकता है कि प्रोडक्शन रुकने की नौबत आ जाए, हमें जल्दी से जल्दी नया सामान मंगवा लेना चाहिए इमरजेंसी में। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, इनको हम डिटरमाइन करेंगे, इनको हम कैलकुलेट करेंगे ताकि मटेरियल के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखा जा सके और प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी एरिया ऑफ मटेरियल कंट्रोल। जब हम मटेरियल कंट्रोल की बात करते हैं तो हम किन किन चीजों को स्टडी करेंगे। स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम तो देखेंगे कि मटेरियल को परचेज कैसे किया जाएगा। मटेरियल को परचेज करने की दो टेक्निक्स हैं, सेंट्रलाइज्ड परचेज और डिसेंट्रलाइज्ड परचेज। सेंट्रलाइज्ड परचेज में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल परचेज करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जिसे कहते हैं हम परचेज डिपार्टमेंट। ये परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी तरह का मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ये परचेज डिपार्टमेंट उन सबको परचेज करने का काम करेगा। परचेज डिपार्टमेंट, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किसी भी तरह का सामान चाहिए गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, वो क्या करेगा, उसकी इंटीमेशन यानी उसकी सूचना परचेज डिपार्टमेंट को देगा। परचेज डिपार्टमेंट उस सामान को खरीदने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तो परचेज डिपार्टमेंट जो है, परचेज डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं, यानी उनको परचेज करने का, सामान को परचेज करने का अनुभव होता है, बहुत सारा अनुभव होता है और वो अच्छे से सामान को परचेज कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड परचेज क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड परचेज होगा कि जब जब जिस जिस डिपार्टमेंट को सामान की जरूरत है वो अपने आप ही सामान को परचेज कर लेगा। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान चाहिए गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसे खुद से परचेज करेगा। सेल डिपार्टमेंट को सेल्समैन को देने के लिए सैंपल चाहिए या सैंपल्स को पैक करने के लिए कुछ चाहिए तो वो मटेरियल सेल्स डिपार्टमेंट खुद से परचेज करेगा। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को स्टेशनरी का सामान चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने के लिए या ऑफिस का काम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसे खुद से परचेज करेगा। डिसेंट्रलाइज्ड परचेज यानी हर डिपार्टमेंट के पास पावर है कि जब जब उसे किसी भी तरह का मटेरियल चाहिए वो खुद से परचेज कर ले। लेकिन नॉर्मली कौन सा सिस्टम अप्लाई किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड परचेज का सिस्टम। बड़ी बड़ी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइज्ड परचेज करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हम बल्क में परचेज करते हैं, बल्क में यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सामान खरीदेंगे तो वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करेंगे। लार्ज क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा, अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो लार्ज स्केल की इकोनॉमीज हमें मिल जाएंगी। सेकंड क्या होगा, जो परचेज डिपार्टमेंट है उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं, जब वो परचेज का काम करेंगे तो वो बड़े अच्छे ढंग से सामान को परचेज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें परचेज प्रोसीजर। परचेज प्रोसीजर क्या हुआ, देखो हमने सेंट्रलाइज्ड परचेज किया, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड परचेज में क्या है कि परचेज का काम सारा का सारा कौन करेगा, एक परचेज डिपार्टमेंट होगा जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज का सामान परचेज करने का काम करेगा। तो परचेज प्रोसीजर कैसे होगा, सबसे पहले आएगा परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन क्या होगा, परचेज रिक्विजिशन एक फॉर्म है, इसमें क्या है, जब भी किसी भी डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट को किसी भी तरह की गुड्स या सर्विसेज की जरूरत है तो वो क्या करेगा, एक परचेज रिक्विजिशन फॉर्म फिल करेगा, यानी ये फॉर्म भर के किसको जमा करा देगा, परचेज डिपार्टमेंट को जमा करा देगा। तो परचेज रिक्विजिशन क्या हुआ, परचेज रिक्विजिशन इज ए फॉर्म ऑफ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट टू ऑर्डर गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या, ये जो फॉर्म है स्टोर कीपर भरता है इसे, ठीक है,
स्टोर कीपर क्या करेगा, इसकी कितनी कॉपीज, इसकी 3 कॉपीज बनाएगा। स्टोर कीपर इस फॉर्म की 3 कॉपीज बनाएगा। पहली कॉपी परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी, सेकंड कॉपी को स्टोर कीपर खुद रख लेगा और तीसरी कॉपी किसके पास चली जाएगी, ऑफिस के पास चली जाएगी। ऑफिस के उस ऑफिसर के पास चली जाएगी जो कि रिक्विजिशन के लिए यानी मांग पत्र के लिए ऑथोराइज्ड है, यानी ये जो सामान परचेज करना है इसकी अथॉरिटी देने वाले ऑफिसर के पास इसकी तीसरी कॉपी चली जाएगी। ये जो परचेज रिक्विजिशन फॉर्म है इसमें क्या क्या मेंशन होगा, एक तो जो सामान मंगाया गया उसका सीरियल नंबर, मान लो आपने 3 तरह का सामान मंगाना है तो 1 2 3, नेम ऑफ आर्टिकल, जो भी सामान मंगाना है, मान लो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आया, ऑफिस के लिए सामान चाहिए, आपको क्या चाहिए, रजिस्टर्स चाहिए, पेन चाहिए या अदर स्केल चाहिए, ठीक है। तो जितना भी सामान चाहिए वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इन रजिस्टर, पेन या स्केल को यदि हमने कोई सिंबल दिए गए हैं तो नॉर्मली क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में नाम की बजाय सिंबल दिए जाते हैं। हर सामान को, हर मटेरियल का एक सिंबल होता है, वो दे दिया जाता है। इसके अलावा स्टॉक कीपर ये भी लिखेगा कि इस सामान का कितना स्टॉक पड़ा है, मिनिमम स्टॉक कितना है, अब हमें और कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, यानी कितना सामान हमने और मंगवाना है। तो सप्लायर्स नॉर्मली वो इसमें ये भी मेंशन कर दिया जाता है कि किस किस सप्लायर को हमने पहले ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, उनकी इंफॉर्मेशन भी वो मेंशन कर दिया जाता है। तो परचेज रिक्विजिशन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से। परचेज रिक्विजिशन फॉर्म क्या हुआ, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है परचेजिंग डिपार्टमेंट को। स्टोर कीपर इस फॉर्म को फिल करेगा और ये बताएगा कि उसको किस किस सामान की जरूरत है, उसका प्रेजेंट स्टॉक कितना है, मिनिमम स्टॉक कितना है, मैक्सिमम स्टॉक कितना है। नेक्स्ट आता है ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशंस। ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशन में क्या हुआ, परचेज डिपार्टमेंट के पास क्या आ गया, परचेज रिक्विजिशन फॉर्म आ गया। परचेज रिक्विजिशन फॉर्म यानी क्रय मांग पत्र आ गया, यानी उसे पता लग गया कि ये सामान इस तरह का मटेरियल अब उसे खरीदना पड़ेगा। तो परचेज ऑफिसर क्या करेगा, परचेज रिक्विजिशन के बेस पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी तरह का सामान चाहिए उन सामान की, उन आइटम्स की एक लिस्ट बनाएगा और लेटर लिखेगा डिफरेंट वेंडर्स को, यानी जितने भी सप्लायर हैं उस सामान को या उस मटेरियल को बेचने वाले, उनको वो लेटर लिखेगा ताकि उसे पता लग सके कि इन आइटम्स के रेट्स क्या हैं, ये सप्लायर से यदि हम सामान खरीदते हैं तो वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर सामान को बेचने के लिए तैयार है, उनसे टेंडर इनवाइट किए जाएंगे। टेंडर क्या इनवाइट किए जा टेंडर क्या होता है, टेंडर क्या होता है, एक तरह की कोटेशंस होती हैं जिसमें हम सप्लायर को ये पूछते हैं कि हमें ये स्पेसिफिक तरह का सामान चाहिए, इस तरह का सामान यदि सप्लायर के पास है तो वो किन टर्म्स एंड कंडीशन पे, किस रेट पे सप्लाई करने के लिए रेडी है। तो कोटेशंस मंगवाई जाएंगी। कोटेशंस का जो परफॉर्मा है, कोटेशंस को मंगवाने का जो परफॉर्मा है वो हमें ये दिया हुआ है। इसमें हम सप्लायर का नाम लिखेंगे, रेट, टाइम ऑफ डिलीवरी, ये जो कोटेशंस आएंगी हमारे पास वो उसका परफॉर्मा है। सप्लायर का नाम, किस रेट पे वो हमें सामान रेट पे सामान सप्लाई करने के लिए रेडी है, किस समय वो डिलीवरी करेगा सामान की, टर्म्स ऑफ, यदि और कोई टर्म्स एंड कंडीशन शर्तें हैं तो वो भी वो इसमें मेंशन कर देगा। नेक्स्ट है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होगा, कोटेशंस मिल गई परचेज डिपार्टमेंट को, सबसे पहले तो परचेज रिक्विजिशन फॉर्म मिला, यानी उसे ये पता लगा कि डिपार्टमेंट में किस किस तरह के सामान की जरूरत है। उसके बेस पे उसने एक लिस्ट तैयार की ताकि वो कोटेशंस कॉल कर सके सप्लायर से। सप्लायर चूज करने के बाद, यानी यदि जिस सप्लायर का सबसे कम रेट है, सबसे कम रेट पे वो माल को सप्लाई करने के लिए रेडी है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमें सूट करती हैं, तो परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर रेडी करेगा, यानी सामान खरीदने के लिए वो एक ऑर्डर तैयार करने के लिए परफॉर्मा फिल करेगा। इस परफॉर्मा की वो 5 कॉपीज बनाएगा। पहली कॉपी परचेज डिपार्टमेंट खुद रखेगा, सेकंड कॉपी सप्लायर के पास जाएगी,
तीसरी कॉपी रिसिप्ट डिपार्टमेंट, रिसिप्ट डिपार्टमेंट यानी वो डिपार्टमेंट जो सामान को रिसीव करेगा उसके पास जाएगी। फोर्थ कॉपी अकाउंट डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जाएगी। और पांचवी कॉपी गेट पे जाएगी ताकि गेट कीपर को पता लग जाए कि सामान की डिलीवरी आने वाली है और वो उन गुड्स को फैक्ट्री में आने दे, यानी जो सामान आ रहा है उसे वो फैक्ट्री में आने दे। और एक इस कॉपी को वो किसके पास भेज देगा, उस पर्सन के पास जो कि सामान रिसीव करके उसकी पेमेंट करेगा। वो ऑथोराइज्ड पर्सन जो सामान रिसीव करने के बाद उसकी पेमेंट के लिए ऑथोराइज्ड है, लायबल है, उसके पास कॉपी भेज दी जाएगी। परचेज ऑर्डर का परफॉर्मा दिया हुआ है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर जो जो सामान हमें चाहिए, कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसका रेट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, सप्लायर का नाम ऊपर लिखा हुआ होगा, डेट मेंशन होगी, सामान कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन पे, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा, रेलवे के थ्रू आएगा, बाय एयर आएगा, ये मेंशन होगा। नीचे कंडीशन दी हुई होंगी कि किस डेट को या कितने दिनों में सामान डिलीवर हो जाना चाहिए और किस जगह पे, यहाँ एड्रेस लिखा जाएगा कि किस जगह पे एड्रेस, किस एड्रेस के ऊपर सामान की डिलीवरी किस जगह पे वो पहुंचना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है रिसीविंग ऑफ मटेरियल, ऑर्डर प्लेस कर दिया सामान का, अब क्या होगा, सप्लायर सामान भेज देगा तो सामान को रिसीव किया जाएगा। रिसीविंग ऑफ मटेरियल में जो गेट कीपर है सबसे पहले सामान वो रिसीव करेगा, उसके पास हमने परचेज ऑर्डर की एक कॉपी भेजी थी, परचेज ऑर्डर के साथ वो मैच करेगा कि क्या जो परचेज ऑर्डर में लिखा गया था उतने पैकेट्स आए हैं, उनका वजन उतना है, आइटम्स उतनी है। परचेज ऑर्डर की मदद से वो ये सारी चीजें चेक करेगा। जब वो सारी चीजों को चेक कर लेगा तो गुड्स इनवर्ड बुक में उसकी एंट्री करेगा। ये सब करने के बाद वो सामान को स्टोर डिपार्टमेंट में भेज देगा। स्टोर डिपार्टमेंट का जो रिसीविंग क्लर्क है, यानी वो क्लर्क जिसने सामान को रिसीव किया है, वो एक्चुअल गुड्स को परचेज ऑर्डर के साथ कंपेयर करेगा, यानी वास्तव में जो सामान आया है, मटेरियल रिसीव हुआ है, उसको परचेज ऑर्डर के साथ वो दोबारा से कंपेयर करेगा और एक मटेरियल रिसीविंग रिपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, मटेरियल रिसीव्ड रिपोर्ट बनाएगा। उसकी वो 3 कॉपी बनाएगा। 3 कॉपी में वो क्या करेगा, मटेरियल की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी के संबंध में रिपोर्ट बनाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, ये 3 कॉपीज कहाँ कहाँ जाएंगी, एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगी, दूसरी कॉपी इसकी स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाएगी और तीसरी कॉपी उसकी अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जाएगी। मटेरियल रिसीव्ड रिपोर्ट का परफॉर्मा दिया हुआ है, जो भी सामान रिसीव किया गया, कितने पैकेट रिसीव किए गए, उनका वजन कितना है, क्वांटिटी कितनी है, उसकी और कोई डिस्क्रिप्शन देनी है वो लिखा जाएगा, किस डिपार्टमेंट में ये गया, कौन से बिन में गया। बिन की बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक अभी करेंगे। नेक्स्ट है इसमें और क्या क्या लिखा होगा, परचेज रिक्विजिशन नंबर लिखा होगा, इसमें रिसीविंग रिपोर्ट लिखी हुई होगी, परचेज ऑर्डर नंबर लिखा होगा, जिस उस पे व्हीकल पे यानी जिस गाड़ी पे सामान आया उसका नंबर लिखा होगा, डेट वेट मेंशन होगी और इसके ऊपर प्रॉपर जो ऑथोराइज्ड पर्संस हैं उनके सिग्नेचर होंगे। इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, नेक्स्ट स्टेप है जो सामान आया उसकी इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन कौन करेगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट। रिसीविंग डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करेगा, ये देखेगा कि मटेरियल जो रिसीव किया गया उसका वजन और उसकी संख्या उतनी है, एक्चुअल में उतनी है या नहीं है जितनी की हमने मंगवाई गई थी। परचेज ऑर्डर में जो जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सामान आया है या नहीं आया, ये ड्यूटी किसकी है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट है सामान स्टोर रूम में पहुंच चुका है, आगे है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल एंड एंट्री इन बिन कार्ड्स। स्टोरिंग ऑफ मटेरियल एंड एंट्री इन बिन कार्ड, सामान स्टोर में पहुंच गया तो अब स्टोर कीपर का काम शुरू होता है। स्टोर कीपर के पास पहुंच जाएगा सामान, अब वो क्या करेगा,
जो भी सामान उसके पास आया है वो उसको रिकॉर्ड करेगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। इसके लिए वो क्या करेगा, मटेरियल रिसीव्ड बुक होगी उसके पास। हमने पीछे किया मटेरियल रिसीविंग ऑफ मटेरियल का, हमने मटेरियल रिसीव्ड रिपोर्ट की थी, मटेरियल रिसीव्ड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आधार पे वो मटेरियल रिसीव्ड बुक में एंट्री करेगा। ठीक है, उसके बाद इस सामान को वो अलमीराज में, बॉक्सेस में, रैक्स में सेट करके रखेगा। इसके अलावा वो बिन कार्ड में एंट्री करेगा। अब बिन कार्ड क्या होता है, देखो स्टोर रूम में जितने भी अलमीराज हैं, बॉक्सेस हैं, रैक्स हैं, इनको हम बिन कहते हैं। यानी वो जगह, चाहे वो एक दराज भी क्यों ना हो, उसे हम एक बिन कहेंगे, जिसमें एक जिस भी किसी रैक में, बॉक्स में, अलमीरा में, दराज में, जगह में एक विशेष तरह का सामान रखा गया है, एक ही तरह का सामान रखा गया, उसे हम बिन कहेंगे। हर बिन के बाहर एक कार्ड रखा होता है, हर बिन के बाहर क्या होगा, एक कार्ड लगाया होगा जिसे हम बिन कार्ड कहेंगे। बिन कार्ड वो कार्ड्स हैं जो स्टोर कीपर अपने मटेरियल का अकाउंट मेंटेन करने के लिए रखता है। और हर बिन के बाहर, तो बिन क्या होगा, कोई भी अलमीरा हो सकती है, दराज हो सकती है, बॉक्स हो सकता है, रैक हो सकता है, उसके बाहर हमने कार्ड एक लगाया हुआ है। इससे हमें ये पता लगेगा कि इस बिन में या इस बॉक्स में, इस अलमीरा में कौन सा सामान रखा गया है, उसका मैक्सिमम लेवल क्या है, यानी इस लेवल से ज्यादा सामान उसमें नहीं रखा जाएगा। मिनिमम लेवल क्या है, ऑर्डर लेवल क्या है, उसका सिंबल क्या है, नाम क्या है, ये सारा रिकॉर्ड किस में रखा जाएगा, बिन कार्ड में रखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही कोई सामान रिसीव होता है डिपार्टमेंट में, स्टोर डिपार्टमेंट में, जैसे ही कोई सामान आया, बिन कार्ड में उस सामान की एंट्री की जाएगी। जब कोई सामान इशू किया गया दराज या बॉक्स में से निकाल के, उसकी एंट्री की जाएगी। और बैलेंस कितना बचा हुआ है, हर दिन उसकी एंट्री की जाएगी। बिन कार्ड का परफॉर्मा दिया हुआ है, यहाँ पे बिन नंबर, हर बिन का एक नंबर होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, उसका एक सिंबल होगा। स्टोर लेजर में इसकी एंट्री कहाँ की गई है, स्टोर लेजर अकाउंट हम बाद में करेंगे। इस स्टोर लेजर में उसकी एंट्री किस पेज पे की गई है, इसकी मैक्सिमम लेवल क्या है, मिनिमम लेवल क्या है, ऑर्डर लेवल क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ये बिन कार्ड के ऊपर मेंशन होगा। इसके अलावा डेट वाइज लिखा जाएगा, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर इसमें लिखा जाएगा, या गुड्स रिसीविंग नंबर इसमें लिखा जाएगा, क्वांटिटी लिखी जाएगी, यानी जब भी सामान रिसीव किया, रिसिप्ट, जब भी कोई सामान हमने रिसीव किया, बिन कार्ड में रिसिप्ट साइड में इसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब भी सामान स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया, तो इश्यू साइड में किस डेट को गया, रिक्विजिशन नंबर क्या था, क्वांटिटी कितनी थी, उसकी एंट्री की जाएगी। और हर डेट को बैलेंस निकाला जाएगा, यानी सामान आया तो इस कॉलम में एंट्री की जाएगी, सामान इशू किया तो यहाँ एंट्री की जाएगी, यहाँ बैलेंस की एंट्री की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इशूइंग एंड, सामान आ चुका है हमारा स्टोर रूम में, अब सामान को हमने इशू करना है। तो नेक्स्ट हुआ हमारा इशूइंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को इशू करना और कंट्रोल करना। स्टोर रूम में सामान हमने मंगवा के रख दिया है, स्टोर कर दिया है, उसकी प्रॉपर एंट्री हो चुकी है। अब ये सामान स्टोर रूम में तो रहेगा ही नहीं, अदर डिपार्टमेंट्स में ये इशू किया जाएगा। जैसे जैसे जिस जिस डिपार्टमेंट को क्या जरूरत है, सामान की जरूरत है, मटेरियल की जरूरत है, वो डिपार्टमेंट स्टोर रूम से उस सामान को मंगवा लेगा। लेकिन हर डिपार्टमेंट को जब भी किसी भी सामान की जरूरत हो, तो उसे एक मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म क्या होता है, देखो मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन के लिए या किसी जॉब ऑर्डर को पूरा करने के लिए किसी स्पेशल तरह के सामान की जरूरत है, तो परचेज डिपार्टमेंट में जो फोरमैन है वो क्या करेगा, एक मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप इसको भरेगा और उसके ऊपर साइन कराएगा, खुद के साइन करेगा, मैनेजर के साइन करवाएगा, क्लर्क के साइन कराएगा, और इसे फिल करके किसके पास भेज देगा, स्टोर कीपर के पास भेज देगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन के लिए किस तरह के सामान की जरूरत है,
वो लिखा गया होगा। क्वांटिटी कितनी है, उसकी कोई और डिस्क्रिप्शन होगी तो किस जॉब पे यानी किस काम को करने के लिए सामान की जरूरत है वो लिखा गया होगा। मटेरियल का कोई कोड नंबर है, उसका रेट है, अमाउंट है, ये सारी चीजें मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप में भरी जाएंगी। यदि मटेरियल जो है वो सस्ता या कम प्राइस का है तब तो इस फॉर्म को फॉर्मैन भर देगा। लेकिन सामान यदि बहुत महंगा है, मटेरियल जो मंगवाया जा रहा है, मान लो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ को या ज्वेलर जो कारीगर है उसको कुछ बनाने के लिए गोल्ड की जरूरत है, तो वो सामान कौन, कोई जो ऑफिसर है या कोई मैनेजर है वो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप को फिल करेगा। नेक्स्ट है मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप भरने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास सामान पहुंच गया। अब मान लो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने प्रोडक्शन का काम पूरा कर दिया, किसी एक स्पेशल ऑर्डर को बनाने के लिए, पूरा करने के लिए उसे कोई सामान चाहिए था, उस ऑर्डर के लिए प्रोडक्शन करनी थी, वो सामान वो ऑर्डर पूरा हो गया, गुड्स प्रोड्यूस हो गई, लेकिन फिर भी कुछ सामान बच गया, अनयूज्ड बच गया, तो क्या करेंगे, बचा हुआ सामान स्टोर डिपार्टमेंट को वापस कर दिया जाएगा और कॉस्ट रिकॉर्ड्स में उसकी रिवर्स एंट्री कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वापस करने का भी एक पूरा प्रोसेस है। इसके लिए मटेरियल रिटर्न नोट बनाया जाएगा। मटेरियल रिटर्न नोट की 3 कॉपीज बनाई जाएंगी। एक कॉपी फोरमैन रखेगा, दूसरी और तीसरी कॉपी स्टोर कीपर के पास भेजी जाएगी। स्टोर कीपर सामान रिसीव करने के बाद उस पर साइन कर देगा और एक कॉपी अकाउंट डिपार्टमेंट में भेज देगा। तो मटेरियल रिटर्न स्लिप का परफॉर्मा दिया हुआ है, किस जॉब पे सामान गया था, किस डिपार्टमेंट में गया था, स्टोर कीपर, सीरियल नंबर, डेट, कितनी तरह का सामान आपने वापस भेजा, उसकी डायमेंशन, उसका वजन, उसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्रिप्शंस, रेट क्या था, अमाउंट क्या था, वापस करने का रीजन क्या है, फोरमैन के, स्टोर कीपर के और स्टोर लेजर में कहाँ इसकी एंट्री की गई, वो सारी डिटेल इस स्लिप में लिखी होगी। नेक्स्ट है लास्ट, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर क्या होगा, कभी कभी किसी एक डिपार्टमेंट में सामान बच जाता है, उस सामान की किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जरूरत होती है, तो सामान को डायरेक्टली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब सामान एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट पे डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इसके लिए भी एक मटेरियल ट्रांसफर स्लिप बनाई जाएगी। मटेरियल ट्रांसफर स्लिप कौन बनाएगा, जो डिपार्टमेंट सामान को ट्रांसफर कर रहा है वो बनाएगा। इसकी वो 4 कॉपी बनाएगा, एक कॉपी वो खुद रखेगा और 3 कॉपी वो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट को, यानी जिस डिपार्टमेंट पे उसने सामान भेजा है उस पे भेज देगा सामान के साथ। ठीक है, जो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है वो एक कॉपी पे साइन करके वापस दे देगा उस डिपार्टमेंट को जिसने सामान ट्रांसफर किया है। एक कॉपी अकाउंटेंट के पास भेज दी जाएगी और एक कॉपी ट्रांसफरी खुद के पास रख लेगा फ्यूचर यूज के लिए। इसका स्पेसिमन दिया हुआ सेम है वही, सीरियल नंबर, किस जॉब से या किस प्रोडक्शन यूनिट पे आया, कहाँ पे ट्रांसफर किया गया, डेट, डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट आ जाएंगे, ट्रांसफर डिपार्टमेंट भी और ट्रांसफर डिपार्टमेंट भी। क्वांटिटी नंबर में नंबर, डायमेंशन, वेट, डिस्क्रिप्शन, डेट, अमाउंट, रीजन फॉर ट्रांसफर। फॉरमैन के सिग्नेचर होंगे, दोनों डिपार्टमेंट्स के फॉरमैन के सिग्नेचर इसके ऊपर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मटेरियल कंट्रोल पार्ट 1। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम मटेरियल कंट्रोल पार्ट 2। थैंक यू।